नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। एक बार फिर से खबरों को पिटारे के साथ हम आप सभी के बीच में आ लौटे हैं, जिसमें आज हम आपके लिए खास लेकर आए हैं कि आखिर क्यों आज भारत के स्पेस सेक्टर के लिए बेहद ही खास दिन है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अयोध्या में जो अभी तक एसआईटी की जांच है वो किस दायरे तक पहुंची है। तो साथ ही आपको स्तब्ध करने वाली वीडियोज भी दिखाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। तो प्रज्ञा, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, भारत के स्पेस सेक्टर के लिए आज का दिन बेहद खास है। देश की कई नई ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर भारत जो है वो बढ़ रहा है। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से हैदराबाद की स्पेस स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस अपने बहुप्रतीक्षित विक्रम-1 रॉकेट की लॉन्च की तैयारी में है। बिल्कुल प्रज्ञा, और देखिए मिशन आगमन के तहत अब लॉन्च होने जा रहा है। तो यह रॉकेट भारत की निजी अंतरिक्ष की कंपनियों के बढ़ते सामर्थ्य को भी प्रदर्शित करता है। यह पहला ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है जिसे कि एक पूरी तरह से भारतीय निजी कंपनी ने डिजाइन और विकसित किया है, और जिसे कि भारत की धरती से लॉन्च किए जाने का प्रयास लगातार जारी है। बिल्कुल निकिता, ये मिशन न सिर्फ स्काई रूट एरोस्पेस के लिए है, बल्कि भारत की तेजी से विकसित हो रहे प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। तो बिल्कुल निकिता, अगर बात की जाए कि आखिर ये विक्रम-1 रॉकेट क्या है, तो आपको बता दें विक्रम-1 भारत की एक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया एक छोटा ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल यानी ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, जिसका उद्देश्य होता है उपग्रहों यानी स्मॉल सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाना। बिल्कुल, और देखिए इस रॉकेट का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले विक्रम साराभाई के सम्मान में भी रखा गया है। देखिए प्रज्ञा, यहाँ पर खास बातें क्या हैं ये भी जानना बेहद ही जरूरी है। यहाँ जान लेते हैं कि विक्रम-1 की खास बातें आखिर क्या कुछ हैं। देखिए, निजी भारतीय कंपनी के द्वारा विकसित ऑर्बिटर क्लास रॉकेट यह भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक बेहद ही बड़ा कदम है। बिल्कुल निकिता, और ये पूरी तरह से जो डिजाइन किया गया है वो भारतीय डिजाइन और तकनीक पर आधारित है। इसके साथ ही निकिता, अगर बात की जाए इसके हिस्सों की, तो ये पूरी तरह से एडवांस है और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में ही की गई है और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल भी इसमें किया गया है। बिल्कुल, और देखिए छोटे उपग्रहों को भी लॉन्च करने के लिए ये बनाया गया है। आज दुनिया में छोटे सैटेलाइट लॉन्च की मांग भी तेजी से बढ़ती जा रही है, और इसमें सॉलिड फ्यूल तो वहीं क्रियोजेनिक तकनीक से भी जुड़े एडवांस स्टेज का इस्तेमाल करने की योजनाओं को बनाया गया है। बिल्कुल निकिता, और इसका विकास जो है वो तेज, कम लागत और निजी क्षेत्र की भागीदारी वाले नए स्पेस मॉडल को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, और देखिए स्काई रूट एरोस्पेस कौन है ये भी जानना देखिए प्रज्ञा बेहद जरूरी है कि आखिर ये क्यों जो है विकसित किया जा रहा है, क्या कुछ इसके मायने हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी है। अब इस पे बात कर लेते हैं। देखिए स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद में स्थित एक स्पेस स्टार्टअप है, और जिसकी स्थापना पूर्व इसरो के वैज्ञानिक ने की थी। बिल्कुल निकिता, और कंपनी का जो लक्ष्य है वो छोटे उपग्रहों के लिए किफायती और भरोसेमंद लॉन्च सेवाएं उपलब्ध भी कराना है। निकिता, अगर बात की जाए जो स्काई रूट है, इससे पहले जो वो था वो विक्रम-S नाम रॉकेट लॉन्च किया था। अब इसके बाद ये जो है ये पहला भारत का निजी तौर पर विकसित रॉकेट है, और जिसने भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की शुरुआत को अब एक नई गति दे रहा है। बिल्कुल, और देखिए इसमें एक बड़ी अपडेट जो है वो प्रज्ञा सामने आई है कि जो एरोस्पेस था ये लॉन्च कर दिया गया है ये रॉकेट, और इसी पर अहम जानकारी हम अपने संवाददाता से जान लेते हैं। अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, एक बड़ा विस्तार जो है आज भारत करने वाला है, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि इस रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया है? पहली बार कोई देश है जो इस तरह का रॉकेट लॉन्च किया है। रॉकेट लॉन्च करने का जो समय तय किया गया था वो 11:30 बजे था, लेकिन कुछ तकनीकी की वजह से वो जो लॉन्च 11:30 बजे करना था वो बाद में हुआ, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो अंतरिक्ष एक्सप्रेस के जो कर्मचारी हैं, उसने नहीं किया है। बल्कि भारत के लिए एक प्राइवेट स्पेस के युग में बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि यह पहला प्राइवेट स्पेस है जो भारत से लॉन्च किया जा रहा है। अरविंद, आपको मेरी आवाज आ रही है?
ठीक है प्रज्ञा, अरविंद के पास दोबारा से चलेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर अहम बातें जो है वो यह है कि विक्रम सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, बिल्कुल, बल्कि भारत के नए युग, प्राइवेट स्पेस युग की एक उड़ान है, जहां अब अंतरिक्ष तक पहुंच बनाने के लिए निजी भारतीय कंपनी भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। बिल्कुल निकिता, क्योंकि ये भारत के लिए बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, और भारतीय कंपनियों में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी उपलब्धि इसके लिए मानी जा सकती है, क्योंकि अंतरिक्ष तक पहुंच बनाने में निजी भारतीय कंपनियों ने भी अपनी बड़ी भूमिका जो है इस विक्रम फर्स्ट लॉन्च के जरिए बना रही है। वही इस खबर पे निकिता हमारे साथ दोबारा से अरविंद जो है वो जुड़ चुके हैं। अरविंद, भारत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ये पहली बार है कि कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जो है इतनी बड़ी लॉन्चिंग में अपना योगदान दे रही है, क्योंकि विक्रम फर्स्ट जो है वो पहला भारतीय निजी स्पेस सेंटर जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। बिल्कुल, ये भारत के लिए गर्व की बात है कि जो निजी क्षेत्र में जो अंतरिक्ष में जाने के लिए जो रॉकेट लॉन्च किया गया है वो प्राइवेट सेक्टर से लॉन्च किया गया है। बिल्कुल, उद्देश्य कई तरह से वैज्ञानिक जो है वो लगा रहे हैं कि इस स्पेस को लॉन्च करने से हमें क्या लाभ होगा, कौन कौन इसमें जो किस जो उपग्रह है उस पर जाकर हम शोध कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि श्रीहरिकोटा से यह जो रॉकेट है जो लॉन्च होने वाला है, और बात करें तो लगातार उसकी मॉनिटरिंग कई वर्षों से की जा रही थी, लगातार उस पर कई तरह के जो शोध था वो हो रहा था, और आज वो घड़ी भारत के लिए सबसे अहम है कि जो प्राइवेट सेक्टर में इस रॉकेट को भारत लॉन्च करने जा रहा है, जिसको लेकर हर भारतीयों के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री खुद इस रॉकेट को बिल्कुल अरविंद, आपको रोकना चाहेंगे, अपडेट सामने आ रहा है कि ये जो रॉकेट है उसे लॉन्च कर दिया गया है, तो भारत के लिए बड़ी उपलब्धि जो है वो मानी जा सकती है, क्योंकि ये रॉकेट जो है लॉन्च कर दिया गया है। अरविंद, अगर बात की जाए निजी कंपनियों के लिए, तो ये ऑर्बिटल मिशन जो है वो कितना सक्सेसफुल रहने वाला है और कितना बड़ी उपलब्धि जो है वो भारत के लिए? इसरो के जो संस्थापक के सीईओ जो है पवन कुमार चंदा, उनका साफ तौर पर मानना है कि इस रॉकेट को लॉन्च करने से भारत का जो क्षेत्र में जो बड़ी उपलब्धि इसलिए मानी जा रही है, क्योंकि जो निजी क्षेत्र के जो कंपनी है वो यह रॉकेट लॉन्च कर रही है, जिसको लेकर पूरे विश्व की नजर भारत पर भी थी कि आखिर प्राइवेट सेक्टर से जो रॉकेट लॉन्च हो रहा है वो किस तरह से काम करेगा, कैसे जाएगा, क्या सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो आज जो रॉकेट है वो लॉन्च हो चुका है, और उसकी मॉनिटरिंग पूरे अंतरिक्ष केंद्र से की जा रही है। अब ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जब रॉकेट लॉन्च हुआ है, कितने दिनों में स्पेस में आते जो छोटे उपग्रह हैं वहां पर जाकर क्या कुछ करेगा, और जब वहां से अपडेट आएगा तो हम दर्शकों को लिए जरूर बताएंगे। बिल्कुल अरविंद, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अपडेट्स जो है वो इसमें सामने आते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए प्रज्ञा, एक बेहद ही सराहनीय पहल जो मैं कहूंगी और एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। बिल्कुल, आज एक बार फिर से इतिहास रचने की तैयारी जो है वो हरिकोटा से की गई, और जिसके बाद ये जो सुंदर तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई, और ये लगातार हम आप तक ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं। बिल्कुल निकिता, ये तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि ये स्काई रूट विक्रम फर्स्ट रॉकेट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि निकिता मानी जा सकती है, क्योंकि श्रीहरिकोटा ने इतिहास रच दिया है, और भारत की ये पहली निजी जो है कंपनी की तरफ से ये पहला रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया है भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए। ये नई उड़ान जो है निकिता मानी जा सकती है। बिल्कुल, ऑर्बिटल मिशन जो है वो अब अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, और जहां अब श्रीहरिकोटा से इतिहास रचने की जो तैयारी थी, अब वो लगभग आप ये समझिए कि अपने मिशन की ओर पहुंच चुकी है, क्योंकि इस रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया, और इसी तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं जो आप देख सकते हैं। निकिता, इतिहास रचने वाली ये तस्वीरें हैं, हम देख सकते हैं किस तरीके से ये रॉकेट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, और भारत के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। निकिता, आप बात कर लेते हैं अगली खबर की। अयोध्या से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अयोध्या चोरी चढ़ावा मामले में एक अपडेट सामने आया है। मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी जो है अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश कर सकती है। बिल्कुल, देखिए और प्रज्ञा, इसमें यह भी सामने आया है कि इस रिपोर्ट में अब तक हुई जांच और सामने आए तथ्यों के हिसाब से पूरा ब्यौरा जो है वो उस रिपोर्ट में दिया जाएगा। और जहां सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने जो रिपोर्ट है, देखिए रिपोर्ट को सौंपने के बाद जो
है वो लगातार प्रज्ञा सामने आ रही थी, बिल्कुल। और इसमें ये भी कहा जा रहा था कि आखिर एसआईटी की ओर से प्रशासन को कब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और देखिए अब इसमें जो है यह बात बड़ी जो है वो सामने आई है कि इसमें कोर्ट में जो है सुनवाई होगी, और हो सकता है कि आने वाले सोमवार को इस सुनवाई को जो है निर्धारित किया गया है, और हो सकता है कि सोमवार को जो है बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से लिया जा सके। बिल्कुल निकिता, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एसआईटी की जांच में जो ड्यूरेशन था निकिता वो बढ़ता जा रहा था। इससे पहले 15 जुलाई की डेट दी गई थी एसआईटी को, अब ये डेट जो है वो थोड़ी और बढ़ी है, और माना ये जा रहा है कि सोमवार तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप सकती है, और सरकार से अतिरिक्त समय जो है इस बार फिर से एसआईटी की टीम द्वारा मांगा गया है। बिल्कुल, और देखिए जांच रिपोर्ट में तमाम विषयों पर जो है वो विस्तार से जानकारी दी गई है, फिर चाहे वित्तीय अनियमितताओं की बात हो, बैंकिंग लेन देन की बात हो, या फिर आरोपियों की भूमिका समेत संबंधित दस्तावेजों की भी गहन जांच जो है वो लगातार की जा रही है। तो वहीं कस्टडी रिमांड के दौरान भी पूछताछ और बरामदगी से मिले नए सुराखों का भी अब सत्यापन जो है वो लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल निकिता, अब नजरें सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाली एसआईटी की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर टिकी है, क्योंकि जिस तरीके से ये रिपोर्ट जो है सोमवार को अगर सुप्रीम कोर्ट में सौंपा जाता है तो उसके बाद जो जानकारी होगी निकिता वो खुलकर सामने आएगी कि इसमें और कौन से नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये चढ़ावा चोरी है लंबे समय से, इस पर विवाद भी चल रहा है, विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। बिल्कुल, और देखिए प्रज्ञा यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि एसआईटी को जो जांच का समय था वो लगातार एक्सटेंड किया गया, पहले 15 दिनों का एक्सटेंड किया गया, और उसके बाद भी जो है जांच रिपोर्ट प्रशासन को नहीं सौंपी गई थी, शासन को नहीं सौंपी गई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास नहीं पहुंची थी, और जिसके बाद से ही देखिए लगातार जो विपक्ष है वो भी हमलावर है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की ओर से प्रज्ञा लगातार जो है इस मामले की शुरुआत से ही कटाक्ष जो है उनकी ओर से किए जा रहे हैं, और वो पूरे तरीके से देखिए घेरने में कहीं से भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल निकिता, अगर देखा जाए क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, और ऐसे में निकिता अगर बात की जाए राम मंदिर को तो ये बड़ा मुद्दा जो है इस बार के चुनाव में देखने को मिल सकता है। विपक्ष भी जो है वो लगातार हमलावर है, जैसा कि आपने बताया कि अखिलेश यादव जो है शुरुआती दौर से ही इसको लेकर कटाक्ष करते हुए नजर आए, कांग्रेस भी जो है इस पर कई तरह की टिप्पणियां जो है वो करती हुई नजर आ रही है। आपने सही बात कही कि कांग्रेस भी जो है वो पूरे तरीके से हमलावर नजर आ रही है, पूरा विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इस विषय पर एकजुट होता हुआ प्रज्ञा नजर आ रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता बसंत मिश्रा भी जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ इसमें अभी तक घटनाक्रम सामने आया है। तो बसंत देखिए लगातार एसआईटी की जांच को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, और एसआईटी की जांच रिपोर्ट जो है वो कब तक सौंपी जाएगी इसको लेकर भी अभी तक मंथन जारी है। जो फाइनल रिपोर्ट होगी सीधे सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी। तो एसआईटी ने यूपी सरकार से समय मांगा है, और ये भी कहा है कि 20 जुलाई तक एसआईटी की रिपोर्ट सीधे जो फाइनल रिपोर्ट होगी सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। हालांकि इस बार की जो फाइनल रिपोर्ट उसमें कई सारे नाम बढ़ाए गए हैं, इसमें चाहे अनिल मिश्रा का भी सूत्र बता रहे, साथ में अन्य नाम बढ़ाए गए, क्योंकि चढ़ावा चोरी का मामला बड़ा था। ऐसे में लगातार एसआईटी की टीम वहां पर गहनता से जांच पड़ताल कर रही थी, तमाम सारे बिंदुओं पर जांच पड़ताल की है। इसमें कई सारे ऐसे अहम सबूत भी एसआईटी को हाथ लगे, जिसको लेकर के जब 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो जो सबूत है वो भी सौंपे जाएंगे। तो लेकिन वहीं पर सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा था कि जो भी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आएगी, जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 8 पहले से गिरफ्तार हो चुके थे, लगातार उनसे पूछताछ चल रही थी। तो तमाम सारे सबूत निकल के सामने आए थे, जो एसआईटी ने पूरा डेटा कलेक्ट किया, उसको लेकर के अब एसआईटी का फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। उसके बाद देखना होगा कि जो आरोपी है उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाती है, सरकार उन पर किस तरह से कार्रवाई करती है। बिल्कुल बसंत, अगर बात की जाए क्योंकि यूपी सरकार से एसआईटी जो है वो लगातार समय मांग रही है, इसके पीछे क्या माना जाए? कोई और अन्य सुराग भी जो है वो सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से ये अतिरिक्त समय मांगा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए निकिता, यूपी सरकार से एसआईटी ने समय मांगा था कि जो फाइनल रिपोर्ट में कुछ और तथ्य जो रह गए तो उनको रिपोर्ट में दर्ज करना था। उसी श्रेणी में क्योंकि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि एसआईटी इसकी जांच जो हो रही है कहाँ तक पहुंची है, आखिर एसआईटी में इतनी
जांच की देरी क्यों हो रही, तो ये फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आनी चाहिए। तो सरकार भी चाहती है कि फाइनल रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी जब फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। अब देखना होगा क्योंकि लगातार चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार उसकी तरफ से शराब चोरी मामले को बिल्कुल बसंत अब देखना होगा कि आखिर बिल्कुल बसंत अब देखना होगा कि आने वाले सोमवार को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है क्या कुछ फैसला लिया जाता है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रज्ञा देखिए पूरे तरीके से विपक्ष इस विषय पर जहां हमलावर है तो वहीं अब यह मामला पूरे तरीके से कोर्ट में पहुंच चुका है। बिल्कुल निकिता, आप बात कर लेते हैं दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जंतर मंतर पर वो पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल जो है वो वांगचुक कर रहे थे। बिल्कुल, और देखिए लगातार प्रज्ञा इसमें जो है अपडेट सामने आ रहे हैं क्योंकि देखिए दिल्ली में काफी लंबे समय से ये कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी बीच अब सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार यह भी सामने आया है कि हाईकोर्ट के निर्देश और डॉक्टरों की सलाह के बाद ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिल्कुल निकिता, पुलिस की माने तो सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई और इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने भी रास्ता रोकने की कोशिश की लेकिन हालात को सामान्य बनाए रखा गया, नियंत्रण में रखा गया और उसके बाद सोनम वांगचुक को इमरजेंसी वार्ड में जो है वो पहुंचाया गया। बिल्कुल, और देखिए डॉक्टरों की टीम जो है वो लगातार उनकी सेहत को लेकर प्रज्ञा पल पल की अपडेट जो है वो ले रही है और फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो काफी नाजुक बताई जा रही है और इसी के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये आंदोलन अब जारी रहेगा या नहीं। बिल्कुल, और बिल्कुल देखिए आंदोलन को लेकर लगातार जो है इसमें बड़े बड़े अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल निकिता, और इसी आंदोलन से जुड़े कांग्रेस जनता पार्टी के जो संस्थापक है अभिजीत दीपके ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। वो अब अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने वाले। उन्होंने आरोप लगाया है कि सोनम वांगचुक को पुलिस ने जबरन हटाया है और प्रदर्शनकारियों के साथ गलत व्यवहार किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार होगा और आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। बिल्कुल, और देखिए दिल्ली पुलिस का इस पर कहना है साफ तौर पर कि हाईकोर्ट के निर्देशों और चिकित्सकीय जो डॉक्टर्स की टीम है उनकी सलाह के आधार पर सोनम वांगचुक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि सोनम वांगचुक के आंदोलन की आगे की दिशा आखिर क्या होगी, क्योंकि देखिए राजधानी दिल्ली में लगातार यह प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी जो है लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और इसी बीच सोनम वांगचुक की ओर से यह भूख हड़ताल जो है वो शुरू की गई थी, अनशन पे वे बैठे थे। अब उनके हालात बेहद नाजुक बताए जा रहे हैं, स्थिर बताए जा रहे हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो प्रज्ञा इसके बाद भी अब जो है एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है जहां अभिजीत दीपके जो है वो तमाम आरोप लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और अभिजीत दीपके ने निकिता ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि अब वो अनशन पर बैठेंगे। तो अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा? 7:30 बजे है। यूजुअली इस टाइम मैं और दीपके थोड़ा फ्रेश होने जाते हैं दिन की शुरुआत करने के लिए, लेकिन अभी इसी वक्त सोनम वांगचुक को फोर्सफुली डिटेन किया गया है, उन्हें अरेस्ट किया गया है। जंतर मंतर की जाने की तभी रोड बंद कर दी गई है, अंदर लोगों को मारा जा रहा है। दीपके को भी अभी मारा गया है, उससे धक्का मुक्की हुई है। दिल्ली पुलिस ने अपने असली रंग दिखा दिए हैं। हमें भी अभी अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन हम देश भर के लोगों से अपील करते हैं कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। सड़कों पे उतरें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, हमें शांति बनाकर रखनी है। शांतिपूर्वक देश भर में प्रदर्शन करिए। सोनम वांगचुक की कहाँ उनको लेकर गए हैं हमें पता नहीं है, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि 20 बच्चों ने सुसाइड की थी। हम शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए लड़ रहे थे। पूरे देश भर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन शुरू कीजिए और उम्मीद कीजिए, दुआ करिए कि सोनम वांगचुक के साथ कुछ गलत ना हो। ये तस्वीरें हम देख रहे थे जहां अभिजीत दीपके जो है मीडिया से बातचीत करते हुए ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब वो अनशन पर रहेंगे।
अब इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है कि वांगचुक है, उनकी तबियत खराब हो गई है। अब इसके बाद अभिजीत दीपके ने भी बड़ा ऐलान कर दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब वो अनशन पर रहेंगे। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जो है धरने प्रदर्शन पर बैठे थे, वो भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनका कहना था कि जब तक जो बच्चों का जो नीट का एग्जाम था, वो जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात यहाँ कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को जो है इस्तीफा देना चाहिए, वो इस्तीफे की मांग को देखते हुए लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था। लगातार कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रही थी, उसके देखते भी यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन में शामिल थे। लेकिन उसके बाद आज जिस तरीके से सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, और लगातार जिस तरीके से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही थी, तो उसको देखते हुए जो है यहाँ से उनका धरना प्रदर्शन जो है खत्म करने की बातें भी जो है लगातार सरकार कर रही थी। लेकिन उसके बाद बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष पूरी तरीके से जो है उनसे मुलाकात कर रहा था, क्योंकि बात की जाए कल की, तो कल जो है केजरीवाल भी जो है, संजय सिंह भी लगातार उनसे जो है समय पहुंचे थे, उनके स्टेज पे साझा की थी, उन्होंने भी वहां से अपने भाषण दिए थे। उन्होंने कहा था कि आखिरकार बच्चों के भविष्य को लेकर लगातार जो सोनम वांगचुक है वो यहाँ पर जो है लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद 20 दिन से ज्यादा 20 दिन आज उनको हो गए हैं बात की धरना प्रदर्शन को देखते हुए, लगातार जिस तरीके से भूख हड़ताल में बैठे हैं, तो 20 दिन आज उनको हो गए। तो उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें आज वहां से हटाया गया, जंतर मंतर से सफदरजंग हॉस्पिटल उनको एडमिट कराया गया, ले जाकर वहां पर जो धरना दे रहे थे उन धरना प्रदर्शन को भी वहां से हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद दीपके की बात की जाए, जो बिल्कुल नितिन, जिस तरीके से आप जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं, आपको किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि देखिए अभिजीत दीपके की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। क्या अब वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अनशन को लगातार जारी रखेंगे? नितिन, देखिए निकिता, बिल्कुल लगातार देखा जाता है कि जो सोनम वांगचुक थे, उसके बाद में दीपके थे, जो कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक थे, उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि आखिरकार उनका धरना प्रदर्शन जो चलेगा वो कंटिन्यू यहाँ पर चलता रहेगा। लेकिन जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन था वो दिल्ली पुलिस ने जो है वहां से समाप्त करा दिया गया। दिल्ली के कमिश्नर खुद वहां पर मौके पे पहुंचे हुए थे, और लगातार उनकी जो तबीयत बिगड़ रही थी सोनम वांगचुक की, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। लेकिन दीपके ने अब ऐलान कर दिया है, उसने कहा है कि मैं अब जो है खुद जो है भूख हड़ताल पे बैठूंगा, धरना प्रदर्शन में बैठूंगा, चाहे 20 से ज्यादा दिन हो जाए, क्योंकि उसने बड़ा ऐलान करने के बाद उनके साथ में विपक्ष के तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे, क्योंकि 20 तारीख से जो है वहां पर जो है सदन भी चलेगा, तो वहां तमाम जो उन्होंने पहले भी ऐलान किया था कि आखिरकार 20 तारीख को आए, और लगातार जिस तरीके से ठीक है नितिन, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर यह जो अनशन है वो आगे जारी रहता है या नहीं। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रज्ञा, देखिए लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब ये बड़ा सवाल है कि अनशन ये जारी रहता है या नहीं। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। रामपुर प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब इस मामले में कांग्रेस जो है वो खुलकर आजम खान के समर्थन में उतर आई है। बिल्कुल प्रज्ञा, और देखिए जहां प्रशासन ने यूनिवर्सिटी परिसर में बने कई भवनों को अवैध बताते हुए कार्रवाई का नोटिस जारी किया है, और जिसके बाद से ही राजनीतिक बयानबाजियां इस मुद्दे पर अब तेज होती हुई नजर आ रही है। और इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर सियासत तेज हो गई है। जहां बुलडोजर की नजर जौहर यूनिवर्सिटी में बने 38 अवैध कमरों पर है, वहीं सपा से ज्यादा कांग्रेस की नजर योगी सरकार पर टेढ़ी हो गई है। वैसे तो आजम खान अखिलेश की सपा के हैं, लेकिन सड़कों पर उतरने का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। अब इसे मुस्लिम वोट बैंक वजह मानिए या कांग्रेस की दूसरी रणनीति, लेकिन सियासी गलियारों में सवाल उठने लगा है कि आखिर आजम खान के लिए सपा की बजाय कांग्रेस क्यों सड़कों पर उतरने का प्लान बना रही है। अब आपको सबसे पहले आजम खान को लेकर हुई यूपी कांग्रेस अजय राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें दिखाते हैं। सरकार चढ़ावा चोरी से ध्यान हटाना चाहती है, शिक्षा के मंदिर को इस तरह टूटने नहीं देंगे, सड़कों पर उतरकर विरोध किया जाएगा। जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तब आरडीए के दायरे में नहीं था क्षेत्र। यूनिवर्सिटी क्षेत्र को 2024 में रामपुर विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया। जल्दबाजी में दिया गया ध्वस्तीकरण का आदेश। बीजेपी निर्माण नहीं बल्कि विध्वंस की पार्टी है। आजम खान को प्रताड़ित कर रही है यूपी सरकार। तो निश्चित तौर से
आप विश्वविद्यालय को बर्बाद है, क्योंकि सबका भविष्य है। कई हजार बच्चे हैं, कई वहां पर 2500 से ऊपर बच्चे हैं, सैकड़ों के ऊपर वहां लेक्चरर प्रोफेसर हैं, सबका भविष्य क्या होगा। निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से शिक्षा मंदिर को बर्बाद करना, ध्वस्त करना, ये नहीं होने देगी कांग्रेस पार्टी। हम सब लोग ये गलत अत्याचार के खिलाफ हम सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बुलडोजर का नोटिस मिलने के बाद से कांग्रेस का सियासी गुस्सा और आजम खान के प्रति लगाव बढ़ गया है। योगी सरकार से अजय राय पूछ रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों के भवनों पर बुलडोजर कब चलेगा। योगी जी, जो प्रदेश भर में भाजपा के जितने कार्यालय बने हैं सभी के नक्शे पास हैं, स्वीकृत हैं। आरएसएस के जो जितने कार्यालय बने हैं क्या उसके नक्शे पास हैं? इसकी भी जरा जांच करा ले कि अभी भाजपा का जो कार्यालय है विधानसभा के सामने वाला, क्या उसका नक्शा पास है? या जिले जिले में जो अभी हर जगह बनवाए हैं 5 स्टार वाले कार्यालय बनाए, क्या उसके भी नक्शे पास हैं क्या? इसकी भी जरा जानकारी कर ले, नहीं तो उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई वहां भी करिए। दोनों विभागों ने लिए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी शायराना अंदाज में योगी सरकार पर हमलावर हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर लिखा, बस ढाना ही सीख पाए हो, क्या कभी कुछ बना भी पाओगे? बिल्डिंगों को भले गिरा दो तुम, इल्म को किस तरह मिटाओगे? कांग्रेस नेताओं के तेवर गर्म है, लेकिन सवाल यह है कि इतने ही तेज हमले सपा की तरफ से क्यों नहीं हो रहे? आजम के लिए सड़कों पर सपा नेता क्यों नहीं उतर रहे? क्या सपा सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है, इसलिए आजम खान की पैरवी उतनी तेज आवाज में नहीं कर रही जितना कांग्रेस कर रही है? हालांकि सपा प्रवक्ता योगी सरकार पर सिर्फ शब्दों के तीर चला रहे हैं, वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी बुलडोजर एक्शन को सही ठहरा रहे हैं। एजुकेशन के इदारों को बंद करना चाहिए, हुकूमत को तो फैसिलिटेट करना चाहिए, सहूलियात देनी चाहिए। इदारे किसी कम्युनिटी, किसी खास पर्सनल परिवार के थोड़ी होते हैं, वो सारे समाज के लिए होते हैं। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कहाँ कमी है? अगर कोई गलत जमीन पर बनाया होगा, गलत तरीके से बनाया होगा, टर्म्स कंडीशन पूरा नहीं किया होगा, अगर उस पर कोई कंप्लेन किया होगा तो कार्रवाई होगी। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। दोनों ही दल सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस की तैयारी 100% मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने की है। अब देखना होगा कि आजम खान कांग्रेस को बड़ी जीत और मुस्लिम वोट दिला पाते हैं या नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक बयान पूरे तरीके से हलचल मचा रहा है, जहां योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के बयान ने जहां सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के बीच में राजनीतिक जो घमासान है उसको मचा दिया है, तो वहीं आपको बताते चले कि इस बयानबाजी की जो सुर्खियां हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। आखिर क्या कुछ बयान है, आपको सुनाते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के बाद एनडीए में भी सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। योगी सरकार में मंत्री और बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बयानों से राजनीतिक तापमान मापना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों संजय निषाद ने कहा कि अगर बीजेपी ने दरवाजा बंद किया तो नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद यूपी की सियासत में नया उबाल आ गया। सवाल उठने लगा कि क्या संजय निषाद एनडीए से अलग होंगे? क्या संजय निषाद अगले विधानसभा चुनाव से पहले नया ठिकाना ढूंढ लेंगे? क्या संजय निषाद को मन के मुताबिक सीटें नहीं मिल रही? वहीं अब अपने बयान पर संजय निषाद ने सफाई दी है। नहीं, जैसे कोई पूछेगा कि आप जाएंगे, रहेंगे कि जाएंगे, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो उसका जवाब था वो, और कुछ नहीं उसमें। संजय निषाद अभी भी साफ साफ कुछ नहीं कह रहे। वैसे सियासत में चुनाव से पहले साफ साफ बोलने का रिवाज भी नहीं है। वहीं संजय निषाद पर सपा और कांग्रेस का क्या कहना है, सुनिए। स्वतंत्र पार्टी है, कोई भी कहीं से लड़ सकता है, लेकिन मैं यही कहता हूं कि अगर संजय निषाद साहब आते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों की आवाज उठानी भी पड़ेगी और मुखरता से उठानी पड़ेगी। साइड वाइड कोई रास्ता कहीं नहीं है। सभी को नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, चूंकि नल, नील, कुल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक
सारे के सारे लोग नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। निषाद जी की पार्टी के लोग नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि निषाद जी ने आरक्षण के ऊपर अपनी कौम को कहीं ना कहीं सत्ता के लिए धोखा दिया है। उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति में शामिल कराएंगे, तो अब सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ सामंतवादियों की पार्टी है। तो अब निषाद जी को अपनी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए नया ठिकाना तो ढूंढना ही पड़ेगा। सपा संजय निषाद को तेवर दिखा रही है और कह रही है कि अगर अखिलेश की पार्टी में आए तो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज मुखरता से उठानी पड़ेगी। वहीं कांग्रेस का दावा है कि निषाद की पार्टी के लोग नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि निषाद पार्टी में कितना दम है। 2017 में निषाद पार्टी ने केवल 1 सीट जीती। 2022 में निषाद पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने सिंबल पर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया। सिंबल पर 6 और बीजेपी के सिंबल पर 5 सीटें जीतने में सफल रही। 2022 में निषाद पार्टी ने सबको चौंकाया था। अब संजय निषाद के बयान सबको चौंका रहे हैं। अब देखना यही होगा कि यूपी में आने वाले दिनों में क्या बड़ा बदलाव होता है। संजय निषाद बीजेपी के साथ रहते हैं या नया ठिकाना तलाशते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वंदे मातरम के सम्मान को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक पेश कर सकती है। और जहां प्रस्तावित कानून में राष्ट्रगीत के गायन में बाधा डालने, उसे रोकने या फिर अपमानित करने पर भी सख्त कार्रवाई के प्रावधान को लिया जा सकता है। और जहां जानकारी यह भी है कि इस विधेयक को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में पेश करेंगे। बिल्कुल, और प्रस्तावित प्रावधान के तहत जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें 3 साल की सजा भी दी जा सकती है। सरकार इसे राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्र भावना से जुड़ा कदम बता रही है। इसी पे दिखा देते हैं दर्शकों को हमारी ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करना या फिर उसके गाने में बाधा पैदा करना अब भारी पड़ेगा। 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार ऐसा बिल लाने की तैयारी में है, जिसके तहत वंदे मातरम के गायन में बाधा डालने या उसका अपमान करने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय गीत को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो राष्ट्रगान जनगण मन को प्राप्त है। इस विधेयक के मुताबिक जो कोई भी जानबूझकर राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत के गायन को रोकता है या उसमें बाधा डालता है या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में अशांति पैदा करता है, उसे एक ऐसी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये कैबिनेट में हाल में पारित किया गया है। इसे गृह मंत्री अमित शाह संसद में पेश करेंगे। इससे पहले मोदी सरकार सभी सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर चुकी है। बीजेपी इस कदम को आजादी के आंदोलन की विरासत से जोड़ रही है। पार्टी का कहना है कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक गीत रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने उसे उसका पूरा सम्मान नहीं दिया। और दुर्भाग्य से देश का विपक्ष कई बार इसका अवमान करते हुए देखा। कुछ नेता तो खुल करके बोलते कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, फिर क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलोगे? महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर तो हमने अगस्त 2022 को नियम बनाया कि कोई भी अफसर फोन जब उठाए तो फोन पे हेलो नहीं बोलेगा। हमें वो अंग्रेजों की विरासत नहीं चाहिए, हमें इस माँ भारती की विरासत चाहिए। वंदे मातरम पहले बोलेगा। देखिए, वंदे मातरम में जिस तरीके से कुछ विपक्ष की सरकार अभी भी वंदे मातरम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस का पालन नहीं करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है साहब। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई अमर कथा और वो पहली बार इसका जिक्र हुआ था और वो एक हमारे पूरे राष्ट्र को एक करने का गीत था। निश्चित रूप से देश के प्रति और देश के विचारधारा के प्रति सबको समर्पित होना चाहिए, और जो नहीं है तो वो तो हम तो कहते हैं वो देश का गद्दारी है, तो उसका सजा क्या, सब कुछ मिलना चाहिए उसको। इसलिए ये कानून लाए नहीं लाए, ये तो हमको लगता है कि लोगों के जेहन में और ब्लड में होना चाहिए कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। लेकिन विपक्ष इस प्रस्ताव पर सरकार को घेर रहा है।
कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है। वंदे मातरम पर कौन ऐसा कमीना और निर्लज्ज हिंदुस्तानी होगा जो वंदे मातरम पर जो है बाधा डालेगा। वंदे मातरम पर बाधा डालने का तो कोई प्रयास हिंदुस्तानी कर ही नहीं सकता, और अगर कोई विदेशी है तो विदेशी के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में कानून है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं बचा है हिंदू मुसलमान करने के लिए, इसलिए वो इस तरीके के फिजूल के विधेयक ला रही है। उनका जो वंदे मातरम रहता है, जो आरएसएस के शाखाओं पर बोला जाता है, वो सबके लिए चाहिए। वे 4 या 5 जो स्टैंजास है वो सारी देव देवता की बातें हैं, वो उसमें लाने की कुछ जरूरत है ऐसा मुझे लगता नहीं। ये देश वंदे मातरम का क्या मतलब है? सुजलाम सुफलाम मलय तलाम, ये सही माने में इस देश के बारे में बहुत अच्छी तरह से बातें की है। वो 2 स्टैंजास वंदे मातरम बोलने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जानबूझ के मुसलमानों को और नॉन जो ये है हिंदू है उनको ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझ के पूरा वंदे मातरम बोलेंगे। सरकार ऐसे ही काम करती रहेगी। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का पहले से ही सम्मान रखने के कानून है, लेकिन सरकार नौजवानों के भविष्य के सवालों पर जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए कुछ न कुछ नया पुरानी पैकेजिंग में नया सामान आपके सामने आता रहे। एक तरफ सरकार राष्ट्रीय सम्मान की बात कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष से राजनीतिक राष्ट्रवाद का नया अध्याय बता रहा है। लेकिन इतना तय है कि संसद में जब ये बिल आएगा तो बहस सिर्फ 3 साल की सजा पर नहीं होगी, बल्कि इस सवाल पर भी होगी कि राष्ट्रीय सम्मान की सीमा क्या है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वोटर लिस्ट से नाम हटने पर क्या किसी की नागरिकता भी खत्म हो सकती है? इस अहम सवाल पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल, और देखिए जहां सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि मतदाता सूची से नाम हट जाना किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त होने का आधार नहीं है। अदालत ने यह दोहराया है कि नागरिकता तय करने की प्रक्रिया कानून के तहत होती है और चुनाव आयोग को किसी की भी नागरिकता तय करने का कोई भी अधिकार नहीं है। बिल्कुल निकिता, और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर जो भ्रम पैदा हुआ था, उसी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी दी है। दिखा देते हैं दर्शकों को इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर पैदा हुए भ्रम के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि केवल मतदाता सूची से नाम हट जाने भर से किसी व्यक्ति की नागरिकता अपने आप खत्म नहीं हो जाती। अदालत ने दोहराया कि नागरिकता तय करने की अलग कानून प्रक्रिया है और चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में SIR से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने बिहार SIR मामले के फैसले का हवाला देते हुए ये टिप्पणी की। एपेक्स कोर्ट ने कहा, बिहार SIR जजमेंट में हमने साफ किया था कि जैसे ही कोई फैसला हो, चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि नागरिकता कानून के तहत फैसला लेने के लिए उसे इसे मंत्रालय को भेजना होगा। जब तक यह तय नहीं होता, यथास्थिति बनी रहे। हमारा जजमेंट स्पष्ट है। आर्टिकल 9, 10, 11 और 12 के संबंध में चुनाव आयोग संवैधानिक अथॉरिटी नहीं है। चुनाव आयोग का नियंत्रण वोटर लिस्ट पर है। वह किसी को नहीं शामिल करने का फैसला ले सकता है, लेकिन इससे नागरिकता का दर्जा अपने आप खत्म नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर अब राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। बीजेपी भी सुप्रीम कोर्ट की बात दोहरा रही है और कह रही है कि चुनाव आयोग का यह अधिकार नहीं कि वह तय करे कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन नहीं, लेकिन केवल भारत के नागरिकों को ही मतदान का अधिकार हो, ये सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। वहीं विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हुए कह रहा है कि अदालत ने SIR के दौरान नागरिकता को लेकर चुनाव आयोग की दलीलों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। देखिए, ये बात ठीक है कि चुनाव आयोग का एक अधिकार नहीं है कि कौन व्यक्ति जो है भारत का नागरिक होगा, उसके लिए अलग पैरामीटर हैं, लेकिन वोट उसी व्यक्ति का बनेगा जो भारत का नागरिक हो। उनकी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मुझे नहीं पता किस औचित्य में दी गई है, लेकिन चुनाव आयोग कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा,
वो अपना जो उनका नियम है कि मतदाता बनने वाला भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष की आयु का हो, दिवालिया ना हो, तो उसके अंदर लोगों ने इसको दूसरे रूप में कह दिया कि चुनाव आयोग ही भारत की नागरिकता तय करेगा। बिल्कुल सही माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो स्वागत योग्य है, हम समझते हैं। और क्योंकि SIR के दौरान जो दलील इलेक्शन कमीशन ने दिया था, उस दलील को एक तरह से निरस्त कर दिया है और ये बात कह दिया है कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। और ये हकीकत है, ये संवैधानिक के व्यवस्था इसी प्रकार की है। सारे रीजनेबल लोग वही कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के काम है इलेक्शन लिस्ट को इंश्योर करना, सारे वोटर को वोटाधिकार के इंश्योर करना, वोटिंग सिस्टम को पीसफुली ऑर्गेनाइज करना और वोटिंग रिजल्ट डिक्लेयर करके नया सरकार बनाने में मदद करना। इसके अलावा उसका काम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन उसको काम कुछ दिया है, मगर ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मोड़ के सारे पावर अपना हाथ में लेने की कोशिश करें। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी डेमोक्रेटिक है। नोवेयर इन द वर्ल्ड द इलेक्शन कमीशन डिसाइड द सिटीजनशिप। तो ये लोग इस देश के लोगों को गुमराह कर करके और अपने तरह के सिस्टम बनाना चाहते हैं। ये आज जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं वो सरकार की एजेंट की तरह काम कर रहा, और तब लगता है कि क्या ये डेमोक्रेसी बचेगी या नहीं बचेगी। तो मुझे ये लगता है कि अपने हिसाब से अपने तरह का वोटर तैयार करके सत्ता में किसी तरह बने रहने की कोशिश है ये SIR। अगर ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है लेकिन वो सिटीजन हो सकता है, ओके, लेकिन अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वोट नहीं दे सकता है और वो मौका लेकर दूसरे कोई सरकार बना लेते हैं, ये भी तो कोई काम का बात नहीं हुआ ना। इसीलिए हमारा सीनियर जो लॉयर्स है, लीगल जो स्पेशलिस्ट है, वो सब देख रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने ये टिप्पणी पश्चिम बंगाल के प्रसेनजीत बोस की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि SIR के बाद जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटे हैं, उन्हें राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्नपूर्णा योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने से भी वंचित कर रही है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं देने से भी इनकार किए जाने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से ऐसे लोगों को राहत देने और विधानसभा क्षेत्रवार SIR से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका बिहार SIR मामले का फैसला पहले से ही स्पष्ट है और नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र नहीं है। हालांकि अदालत ने उन आरोपों पर सुनवाई करने की सहमति जताई है जिनमें वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ रोके जाने की बात कही गई है। मामले की अगली सुनवाई अब 25 अगस्त को होगी। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां नीट जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में सफलता को अक्सर महंगी कोचिंग, बड़े शहरों और बेहतर संसाधनों से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के शामली और बिहार के सहरसा से आई दो प्रेरणादायक कहानियों ने इस सोच को पूरे तरीके से बदल दिया है। बिल्कुल, शामली में एक राजमिस्त्री की बेटी ने बिना महंगी कोचिंग, केवल ऑनलाइन पढ़ाई और अपनी मेहनत के दम पर नीट जो है वो क्वालिफाई कर लिया। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार के सहरसा में एक छोटे किराना दुकानदार के 3 सगे भाई बहनों ने एक साथ नीट परीक्षा पास कर मिसाल कायम कर दिया। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे बुलंद हों। जब हौसले मजबूत हों तो गरीबी और संसाधनों की कमी भी सपनों की राह नहीं रोक पाती। नीट जैसी कठिन परीक्षा को अक्सर महंगी कोचिंग और बड़े शहरों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के शामली और बिहार के सहरसा से आई 2 कहानियों ने इस धारणा को चुनौती दी है। एक तरफ राजमिस्त्री की बेटी ने बिना महंगी कोचिंग के नीट परीक्षा पास की, तो दूसरी ओर एक छोटे किराना दुकानदार के 3 बच्चों ने एक साथ नीट क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया। शामली के सोनटा रसूलपुर गांव की रहने वाली द्रक्षा ने आर्थिक तंगी के बावजूद हार नहीं मानी। राजमिस्त्री पिता की बेटी ने ऑनलाइन पढ़ाई और अपनी मेहनत के दम पर नीट में
16,632वीं रैंक हासिल की। द्रक्षा का सपना डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना है। द्रक्षा कहती हैं कि लाइफ में अगर कुछ हासिल करना है तो बस खुद पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। जी, मेरे फादर राजमिस्त्री है, उनको शुरू से ही बहुत हार्ड वर्क करते हैं वो। उनका हार्ड वर्क देख के भी मुझे मोटिवेशन मिलता है कुछ करने के लिए कि मैं बड़े होके कुछ करूं, उनकी हेल्प कर पाऊं, मैं थोड़ा उनको लाइफ में कुछ जो उनके सपने हैं मैं वो पूरे कर पाऊं। और जो उन्होंने मुझसे देखा है, उनकी एक्सपेक्टेशंस है, उनको लगता है मैं करती हूँ, कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने चुना इस चीज़ को और मेहनत की इसके लिए। उनका गाइडेंस मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा, उनका एफर्ट्स जो थे मेरे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट रहे। तैयारी मैंने ऑनलाइन की क्योंकि ऑफलाइन का इतना फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक नहीं थी कि ऑफलाइन अफोर्ड कर सके, तो बस ऑनलाइन मुझे बेटर भी लगता है ऑफलाइन से, एज माई ओपिनियन, तो मैंने ऑनलाइन ही चूज किया। ये हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर किसी चीज़ के लिए सपना देखा है तो थोड़ी बहुत मुश्किल आने पे गिव अप नहीं करना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है और लगे रहना है। ऐसे ही मुश्किलें आती हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी आते हैं, बट अगर तुम चाहते हो तो कर सकते हो सब कुछ। वहीं बिहार के सहरसा जिले के तुलसियाही गांव में एक ही परिवार के 3 भाई बहनों ने नीट पास कर पूरे इलाके को गौरवान्वित कर दिया। किराना दुकान चलाने वाले रोहित कुमार के 2 बेटे और एक बेटी ने सीमित संसाधनों में पढ़ाई कर ये उपलब्धि हासिल की। सबसे छोटे बेटे प्रहलाद ने पहले ही प्रयास में सफलता पाई, जबकि रजनीश और साक्षी ने तीसरे प्रयास में अपना सपना पूरा किया। यहीं पे हमारा पिताजी का एक छोटा सा किराना का दुकान है। उन्होंने काफ़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया। मेरे परिवार वाले चाहते थे, पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए उन्होंने सब चीज़ की दिक्कत होने के बावजूद लगन से पढ़ाया। हमने भी पढ़ाई की और एक ही साथ मैं और मेरे तीनों भाई ने नीट निकाला। इससे बहुत खुश है हम लोग, पूरा गांव भी खुश है, पूरा परिवार भी खुश है। अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने पेरेंट्स को दूंगा और अपने टीचर्स को दूंगा, जिन्होंने हमेशा गाइडेंस दिया और कभी भी मतलब हौसला देते रहे कि बुरे से बुरे वक्त पे कि तुम कर सकते हो, और सही गाइडेंस मिला उनसे। इस बार 21 जून 2026 को जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें मेरे 565 नंबर बन रहे हैं। मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरी बड़ी बहन जिनका नाम साक्षी सोनिया है, उनका 601 नंबर है, उनका भी सिलेक्शन हो गया। मेरे बड़े भैया रजनीश कुमार, उनका 633 नंबर है, उनका भी अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। आगे अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की खबरों की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका है। टूर्नामेंट की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। अब दुनिया की नजरें टिकी हैं उस महामुकाबले पर जहां फुटबॉल की 2 दिग्गज टीमें आमने सामने होंगी। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की खिताबी जंग के लिए स्पेन और अर्जेंटीना तैयार है। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। टीम की इस जीत में कप्तान लियोनेल मेसी ने बेहद इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके साथ ही उन्होंने एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के खिलाफ हुए दूसरे सेमीफाइनल में 2 शानदार असिस्ट कर मेसी ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक दुनिया का कोई भी फुटबॉलर नहीं बना सका। दरअसल बेहद रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले के पहले हाफ में इंग्लैंड ने अटैकिंग खेल दिखाया, गोल करने के कई मौके बनाए, लेकिन दोनों टीमों का डिफेंस मजबूत रहा, जिसका नतीजा ये रहा कि शुरुआती 45 मिनट तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ में भी इंग्लैंड ने दबदबा कायम रखा और एंथनी गॉर्डन ने शानदार गोल कर इंग्लैंड को 1-0 की बढ़त दिला दी, जिसके बाद इंग्लैंड की जीत पक्की नजर आ रही थी। लेकिन इसके बाद अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने टीम को वापसी कराई। 85वें मिनट में मेसी के शानदार पास को एंजो फर्नांडिस ने गोल कर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। फिर इंजरी टाइम में भी मेसी ने अपना जादू दिखाया और उनके सटीक पास पर मार्टिनेज ने गोल कर अर्जेंटीना को 2-1 से निर्णायक बढ़त दिला दी। सिर्फ 7 मिनट में किए गए 2 गोल्स की बदौलत अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी एंट्री कर ली है। इसी के साथ ही इस मुकाबले में 2 असिस्ट के साथ लियोनेल मेसी ने इतिहास रच दिया।
अब उनके नाम फीफा वर्ल्ड कप में कुल 12 असिस्ट हो गए हैं, जिसमें 10 असिस्ट नॉकआउट मुकाबलों में आए हैं। विश्व कप इतिहास में ये उपलब्धि हासिल करने वाले मेसी पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले कोई भी फुटबॉलर विश्व कप में 8 से ज्यादा असिस्ट नहीं कर पाया था। अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। अब दुनिया की नजरें मेसी और अर्जेंटीना पर होंगी। देखना ये होगा कि क्या लगातार दूसरी बार वो विश्व कप का खिताब अपने नाम कर पाते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ इस हमारे खास बुलेटिन में इतना ही, जिसमें कि हमने आपको दिखाया कि विक्रम फर्स्ट की सफल लॉन्चिंग हो गई है, तो वहीं अयोध्या घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी और जाते जाते आपको स्पोर्ट्स की जानकारी के साथ भी हमने तमाम अपडेट दिए। बिल्कुल, तो खबर देश प्रदेश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।